Assalamu alaikum. Today we will be discussing preparation of phenol. ठीक है? So let's have a discussion today on preparation of phenol. Preparation of phenol. फिनॉल को हम डिफरेंट मेथड से प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि हमारे पास we can prepare it through different methods, but which is the most important method I will be discussing that. इसको हम प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम हेलोबेंजीन्स. हेलोबेंजीन. दूसरा है फ्रॉम डायazonium salts. Diazonium salts. Next one is from benzene sulfonic acid. And the last method is from cumene. This is cumene. The last method is cumene. So we are following methods by means of which we can prepare what's called as a phenol. So let's discuss one by one. इसमें से कुछ जो है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं. मैं एक एक करके जो है आपको सब हम डिस्कस करेंगे. देख लीजिए. पहला मेथड है फ्रॉम हेलोबेंजीन. वी हैव फ्रॉम हेलोबेंजीन. फ्रॉम हेलोबेंजीन देख लीजिए. फ्रॉम हेलोबेंजीन अगर हम बात करेंगे तो ऑलरेडी हमने ये पढ़ा है. देख लीजिए. अगर मान लीजिए आपने क्लोरोबेंजीन लिया, दिस इज क्लोरोबेंजीन, एंड you are treating this with NaOH at a very high temperature and high pressure. We have discussed this reaction. At a high temperature and high pressure इस रिएक्शन को अगर आप कर रहे हो तो आपको पता है कि यहाँ पे इस कार्बन पे मिश्मर कॉम्प्लेक्स के थ्रू, जो मैंने आपको पढ़ाया है ऑलरेडी, इसके थ्रू यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होती है और आपको डायरेक्टली जो है प्रोडक्ट मिलेगा. यू विल गेट द प्रोडक्ट लाइक दिस. इसको यहाँ और इसको यहाँ इसके साथ कंबाइन करो और उसके बाद जनाब जो है आपको मिलेगा OH प्लस NaCl. और ये रिएक्शन मैंने डिस्कस की है दैट इट ऑपरेट्स वाया फॉर्मेशन ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज द मिश्मर कॉम्प्लेक्स, जिसका मैकेनिज्म मैंने अराइल हैलाइड्स में डिस्कस किया है, क्योंकि ये रिएक्शन ही बिलोंग करती है अराइल हैलाइड्स को. तो ये चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस की है. एक बार फिर से आप उसको देख लीजिए. आई थिंक दैट यू नो दैट मिश्मर कॉम्प्लेक्स में जब मैंने नाइट्रो ग्रुप्स ऑर्थो एंड पैरा पर डाल दिए थे तो उसके बाद मैंने आपको उसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया है. तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस. नाउ द नेक्स्ट वन इज सो दिस इज हेलोबेंजीन. द नेक्स्ट वन इज बेंजीन डायazonium क्लोराइड्स. देखिए, अगर मेरे पास बेंजीन डायazonium क्लोराइड, मान लीजिए हमारे पास, आई विल टेक वन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन डायazonium क्लोराइड. यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे Cl नेगेटिव. दिस इज बेंजीन डायazonium क्लोराइड. We can have another canonical structure. अगर मैं इस पाई बॉन्ड को यहां शिफ्ट करूंगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा. समझ आ रही बात? अब यहां पे जो है, अगर मैं इसको हीट करता हूं, इफ आई विल हीट दिस, मैंने इसको हीट किया. मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि हीट करने पे N2 इज अ बेटर लीविंग ग्रुप, है ना. नाइट्रोजन यूजुअली मॉलिक्यूल में रिमूव हो जाता है. सो आई विल से बेंजीन डायazonium क्लोराइड्स को जब हम हीट करेंगे, नाइट्रोजन जो इसमें होता है वो बेटर लीविंग ग्रुप है. N2 इज अ बेटर लीविंग ग्रुप. और N2 बिकॉज इट इज एक्टिंग एज अ बेटर लीविंग ग्रुप, सो व्हाट हैपेंस इज ये बॉन्ड जो है इसकी तरफ शिफ्ट होता है. कुछ मॉलिक्यूल्स में इसका रिटेंशन भी होता है, यानी N2 बाहर नहीं निकलता है. अब कहां पे नहीं निकलता है, कहां पे ये निकलता है, जब हम बेंजीन डायazonium क्लोराइड को कंप्लीटली पढ़ेंगे जो कि अमाइंस में है, तो वहां पे आपका ये चीज क्लियर होगा कि कहां पे आप इसको रिटेन कर सकते हो, कहां पे इसको रिटेन नहीं करोगे. यूजुअली
हमारे पास जो होता है इसका ब्रेक होके फिनाइल कैटाइन बनाता है। और मैंने इससे पहले भी आपको सैंड-मेयर्स रिएक्शन जो मैंने पढ़ाई है, गटरमैन रिएक्शन, उसमें मैंने आपको ये चीज बोला है कि अगर मान लीजिए ये इसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है तो आपको मिलेगा यहां पे फिनाइल कैटाइन, ये है फिनाइल कैटाइन, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, प्लस बनेगा N2 और प्लस बनेगा Cl नेगेटिव। ठीक है, फिनाइल कैटाइन को हम अटैक करा सकते हैं डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल्स के साथ। मान लीजिए मैंने इसको डाल दिया NaOH, ये Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो जरा बताओ क्या होगा, ये इसको अटैक करेगा और आपको प्रोडक्ट जो है डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और यहां पे OH आएगा, प्लस बनेगा NaCl, क्योंकि Na पॉजिटिव Cl के साथ कंबाइन। तो एक सिंपल सा तरीका है कि बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड्स व्हेन हीटेड और ट्रीटेड विद NaOH यानी OH वाला न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। अगर OH वाला न्यूक्लियोफाइल है तो वहां से आपको जो है फिनॉल बनेगा। समझ आ रही बात? तो ये आपका जो है दिस विल बी द फिनॉल दैट विल बी फॉर्म्ड। या मैं ऐसा भी कर सकता हूं, मैंने बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को वाटर डाल दिया, आपने वाटर डाल दिया इसमें, तो वाटर कैन ऑल्सो एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, वाटर भी न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकता है, ये इस पे अटैक कर सकता है। अब फर्क ये है कि यू नो दैट यहां पे OH इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू वाटर, सो देयर विल बी द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन वी कैन हैव हियर लाइक दिस। जब भी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है उसका नेगेटिव पार्ट, यानी नेगेटिव पार्ट इसका कौन है, वाटर का, OH, उसको अटैक कराइए और जो H पॉजिटिव वहां से निकलेगा, क्योंकि वाटर ब्रेक होगा इनटू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, और जब वहां से H पॉजिटिव निकले दैट विल कंबाइन विद Cl. So we have OH here and here it will come as H positive and that H positive will combine with Cl. Is it clear? तो यहां पे जब हम बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड्स को हीट करते हैं वहां से जो है फिनाइल कैटाइन बनता है। फिनाइल कैटाइन काफी अनस्टेबल होता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला है आपको कि इसका जो पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला पॉजिटिव चार्ज, फिनाइल कैटाइन का जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज जो होता है ये डीलोकलाइज नहीं होता, और अगर ये डीलोकलाइज नहीं होता ये इंटेंसिफाई करता है, और अगर ये इंटेंसिफाई करेगा ये हमेशा अनस्टेबल बनेगा, और उसी वजह से हम इसको डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल्स का अटैक कराते हैं और उसके बाद प्रोडक्ट। और यहां से एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि N2 जो है वो काफी अच्छा लीविंग ग्रुप है, क्योंकि जब नाइट्रोजन निकलता है, आप देख लीजिए, जब नाइट्रोजन निकलता है तो ये न्यूट्रलाइज हो जाता है। इस पे देखिए चार्ज क्या है, पॉजिटिव, लेकिन जब N2 बनता है तो उस टाइम पे नाइट्रोजन जो है ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल के फॉर्म में बाहर आता है। अगर कोई लीविंग ग्रुप ऐसा हो जिसका जो चार्ज है वो शट ऑफ हो जाता है, तो हमेशा वो एक बेटर लिविंग ग्रुप होता है। अगर किसी एक लिविंग ग्रुप का नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज करता है तो वो एक बेटर लिविंग ग्रुप एक्ट करता है। तो इसलिए इस रिएक्शन में जो टेंडेंसी है फिनाइल कैटाइन बनने की, बनना नहीं चाहिए, क्योंकि जो चीज अनस्टेबल होती है उसका फॉर्मेशन कम होता है। कम होने का मतलब है हमें एनर्जी ज्यादा लगेगी, ज्यादा लगने का मतलब है वो कम बनेगा, उसका एक्टिवेशन बैरियर ज्यादा होता है। तो यहां पे अगर हम देखेंगे, अब अगर ये नहीं बनता है, यानी इसको बनने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी N2 जब बनता है वहां से आती है, और उसकी वजह से फॉर्मेशन ऑफ जो फिनाइल कैटाइन जो कि इन रियलिटी अनस्टेबल है वो उससे बनता है। तो ये है इस रिएक्शन का। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड्स इसलिए ब्रेक होते हैं क्योंकि नाइट्रोजन इज एक्चुअली गेटिंग स्टेबलाइज्ड, it is getting stabilized by leaving from the molecule, and that released energy by the formation of N2 that's actually utilized to form the what we say as a phenyl ketone. Is it clear? So यहाँ पे बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को अगर हम ब्रेक करेंगे और ट्रीट करेंगे NaOH या वाटर से, तो we will get the phenol, which is a very very simple method to produce the phenol. ठीक है? So this is what is happening in benzene diazonium chloride के case. So what you will write is, when benzene diazonium chlorides
are treated with NaOH or water, ठीक है, phenols are actually formed. So let's have a next method. We will have the next method like this. See, अगर हमारे पास यहां पे SO3H, ये हमारे पास ग्रुप है, दिस कॉल्ड एज बेंजीन सल्फोनिक एसिड. अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड को आप कैसे प्रिपेयर करते हैं? जब आप बेंजीन को लेते हैं, उसको सल्फोनेशन करते हैं, सल्फोनेशन के बाद आपको ये मॉलिक्यूल बनता है जिसको हम बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड. अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो है हमारे पास, अगर आपके पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, अगर मैं इसको पहले ट्रीट करूंगा NaOH के साथ, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, इसके साथ मैंने इसको ट्रीट किया. अब जब मैं इसको इसके साथ ट्रीट करता हूं तो मुझे बताओ सीधे क्या हो जाएगा. देखो, ये याद रखो कि सल्फोनिक एसिड्स होते हैं ना, हम इसको बोलते हैं एसिड्स. एसिड्स का मतलब है जो कि H पॉजिटिव रिलीज करते हैं. तो यहां पे एक सिंपल सी चीज होगी, पहले इसका H पॉजिटिव इसके OH के साथ कंबाइन होगा, तो आपको एक सिंपल सा प्रोडक्ट मिलेगा. आपको मिलेगा S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और Na पॉजिटिव, ऐसे मिलेगा. समझ आई बात? तो ये आपको प्रोडक्ट पहले मिलेगा, यानी एक सिंपल सी एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी बिटवीन H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. तो आपको यहां से -H2O निकलेगा. तो यू आर गेटिंग एक्चुअली साल्ट. व्हेन सल्फोनिक एसिड इज ट्रीटेड विद NaOH, यू आर गेटिंग सिंपली साल्ट. अब जब आपको साल्ट मिलता है, उस साल्ट को अगर आप ट्रीट करोगे फिर से NaOH के साथ, यानी एक्सेस ऑफ NaOH के साथ, समझ आ रही बात? अगर आप इसको फिर से NaOH के साथ ट्रीट करोगे तो होगा क्या? NaOH जो है, अगर आपको याद है, NaOH इज ए न्यूक्लियोफाइल. ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? ये यहां पे अटैक करता है बराबर एग्जैक्टली इन अ सिमिलर मैनर जिस तरह हमारे पास, क्योंकि ये फिर से मैं बोल रहा हूं कि ये एक बेटर लीविंग ग्रुप है. ये एक बेटर लीविंग ग्रुप है. अब मैंने आपको जो सीरीज दी है ना, दैट सीरीज इज सो मच इंपॉर्टेंट दैट मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर एक्सप्लेन्ड बाय दैट सीरीज. तो यहां पे ये बेटर लीविंग ग्रुप है, इट्स एक्टिंग एज अ बेटर लीविंग. अब बोलेंगे सर क्यों है बेटर लीविंग ग्रुप? देख लीजिए क्या होगा. OH is a strong conjugate base and this will be a weak conjugate base, so there will be the nucleophilic displacement. और यहां से जो है इलेक्ट्रॉन पेयर इसकी तरफ जाएगा, फिर ये इसकी तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबलाइज होता है. तो आपको जनाब प्रोडक्ट ऐसे मिलेगा, सिंपली डबल बॉन्ड और यहां पे OH प्लस आपको मिलेगा S डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है. यहां पे एक लोन पेयर होगा, तो ये Na पॉजिटिव यहां पे आएगा, Na पॉजिटिव यहां पे. समझ आ रही बात? Na पॉजिटिव तो बनेगा Na2SO3, यानी आपको Na. अब अगर आप इसको देखोगे तो ये जो है ना, ये ना व्हाई इट्स अ बेटर लीविंग ग्रुप, दैट्स इंपॉर्टेंट. बेटर लीविंग ग्रुप ये इसलिए होता है क्योंकि मैंने आपको बोला कि अगर किसी भी एनाइन का नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज करेगा, देखिए अगर हम इसको देखेंगे तो यहां डीलोकलाइजेशन इसकी तरफ ये डीलोकलाइज करेगा. अगर किसी भी एनाइन का डीलोकलाइज नेगेटिव चार्ज करेगा तो दैट एक्ट्स एज अ बेटर लीविंग ग्रुप और दैट इज इजिली डिस्प्लेस्ड बाय द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स. समझ आ रही बात? तो इस वजह से ये बॉन्ड जो है, ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट होंगे, यहां पे ये इसको डिस्प्लेस करेगा, यानी एक एनाइन दूसरे एनाइन को डिस्प्लेस करेगा, और डिस्प्लेस करने के बाद बिल्कुल जैसे मिश्मर कॉम्प्लेक्स बनता है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया है, क्योंकि बेंजीन पे जब भी न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट होता है दैट ऑकर्स वाया मिश्मर कॉम्प्लेक्स. तो जिस तरह मिश्मर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, यहां पे अटैक होगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज, फिर लास्ट में बिकॉज OH इज अ बैड लीविंग ग्रुप सो इट विल नॉट बी लीव फ्रॉम द मॉलिक्यूल, तो यहां से सल्फोनिक ग्रुप जो है वो निकलेगा. तो इस तरह से आपको बेंजीन मिलेगा, और बेंजीन जब NaOH में डालोगे तो फिर से OH H पॉजिटिव देगा. तो फिर हम इसको एसिड ट्रीटमेंट देते हैं, वो डिफरेंट प्रोसेस है, लेकिन फाइनली आपको इस रिएक्शन कंडीशंस में आपको फिनॉल मिलेगा एज अ प्रोडक्ट. सो बेंजीन सल्फोनिक एसिड को जब हम NaOH के साथ एक्सेस ऑफ NaOH में डालते हैं तो वहां पे हमें जनाब डायरेक्टली फिनॉल ऑब्टेन होता है. Is it clear? So I will say that when benzene sulfonic acid is treated with NaOH, if it's treated with NaOH, then
in the excess of the NaOH, then we are obtaining what's called as phenol as a product. Is it clear? Now we have the next one. ये आप इसको उतार सकते हो, उसके बाद we will have the next example. So it's a simple nucleophilic displacement of sulfonic group by what's called as OH. अब उसके बाद है एक और, दैट्स कॉल्ड एज फ्रॉम आइसोप्रोपाइल बेंजीन, फ्रॉम आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ये हमारे पास मान लीजिए बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन है। इसको अगर हम ट्रीट करेंगे, पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि बेंजीन से हम कैसे आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनाते हैं, उसके बाद बाकी चीजें होंगी। अगर मैं इसको बेंजीन प्लस प्रोपीन, यह है बेंजीन, दिस इज बेंजीन एंड दिस इज प्रोपीन, दिस इज प्रोपीन, बेंजीन प्लस प्रोपीन। अगर पहले हम इन दो को मिक्स करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है इसमें, और इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। अगर हम इन दो को पहले मिक्स करें, यानी आपने बेंजीन को प्रोपीन के साथ मिक्स किया, तो क्या हो जाएगा? ये H पॉजिटिव आपने लिया, H पॉजिटिव अल्कीन्स पे अटैक करता है, इस पे अटैक नहीं कर सकता। इसमें भी पाई बॉन्ड है लेकिन उसमें वो डीलोकलाइज्ड होता है, तो ये यहां पे अटैक करेगा, ऐसे इस पे अटैक किया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ जाएगी, यहां से कार्बोकेटाइन बनेगा ऐसे, CH3 CH, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहां से बनेगा CH2H, ये बन गया, यानी कार्बोकेटाइन आपको बनता है, क्योंकि H पॉजिटिव अल्कीन पे अटैक करेगा, अल्कीन पे अटैक करने के बाद वहां से आपको एक कार्बोकेटाइन बनेगा। कार्बोकेटाइन एक इलेक्ट्रोफाइल है और उसकी वजह से इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन हो सकती है। अब ये जो कार्बोकेटाइन आपको बना, ये डायरेक्टली इस पोजीशन पे मान लीजिए अटैक, इसने बेंजीन की किसी एक पोजीशन पे अटैक कर सकता। अब जब ये अटैक किया, मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे अटैक करता है, उस एक पोजीशन से H पॉजिटिव निकलता है और फाइनली रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। आपको पता है कि विलायन कॉम्प्लेक्स बनता है, बाकी चीज जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा है कि जो बेसिक मैकेनिज्म्स हैं उनको आप फिर से देख लो, जितना आप उनको फिर से देखोगे उतना आपकी जो केमिस्ट्री है स्ट्रॉन्गर हो जाएगी। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, जैसे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे अटैक करता है, वहां से H पॉजिटिव रिलीज होता है, तो मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा कि यहां से H पॉजिटिव रिलीज हो गया। तो इसका मतलब यह है कि जब H पॉजिटिव यहां से रिलीज होता है, इसका मतलब यह है कि ये जो H पॉजिटिव था, इसने एक्ट किया एज कैटलिस्ट, क्योंकि पहले हमने डाल दिया, उसके बाद यहां से सेल्फ रिजनरेशन किसी चीज की होती है, और अगर सेल्फ रिजनरेशन किसी भी चीज की होती है तो हम उसको बोलते हैं एज ए कैटलिस्ट। तो यहां पे ये जो एसिड है, इसका काम है सिर्फ रिएक्शन को कैटलाइज करना, क्योंकि ये पहले रिएक्शन में टेक पार्ट करता है, उसके बाद इन दोनों को मिलाने के बाद अपने आप को फ्री करता है, और अगर कोई भी ऐसा सबस्टेंस होता है तो उसको हम बोलते हैं जनाब कैटलिस्ट। और फाइनली आपका अगर मैं यहां पे देखूंगा तो आपको प्रोडक्ट जो है वो ऐसे मिलेगा, you will get CH3 or H. This will be the product that will be formed. Is it clear? वो बात समझ में आई? अब इसी को हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन, क्योंकि ये ग्रुप जो है ना, ये ग्रुप, ये सारा ग्रुप, दिस ग्रुप मैं आपको यहां पे दिखाऊंगा, CH3 CCH3 और यहां से मैं H डैश लिखता हूं, इस सारे ग्रुप को बोलते हैं कॉमन नॉमेनक्लेचर में आइसोप्रोपाइल, क्योंकि जब मैं लिखूंगा ना आइसो, नियो, टर्शियरी, सेकेंडरी, एक्टिव, अमाइल, देयर आर सो मेनी थिंग्स, उस टाइम पे आपको सारे कार्बन्स काउंट करने, तो इसलिए यहां पे 3 कार्बन्स हैं, मैं तीनों के तीनों कार्बन्स को काउंट कर रहा हूं और मैं इसको नाम दे रहा हूं एज आइसोप्रोपाइल ग्रुप। दिस इज आइसोप्रोपाइल। अगर मैं बोलूंगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लिखो, कॉमन नॉमेनक्लेचर में अल्कोहल हम लिखते हैं OH। अगर मैं आपको बोलता हूं आइसोप्रोपाइल क्लोराइड लिखो तो आप Cl डालें। समझ आ रही बात? तो ये ग्रुप जो है ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। अब इस आइसोप्रोपाइल ग्रुप पे अगर हम देखेंगे, आइसोप्रोपाइल ग्रुप ये तो अब बेंजीन हो गया,
एक तो बेंजीन है, दूसरा ये ग्रुप है, तो इसी को हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। व्हाट इट्स कॉल्ड एज आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब इस आइसोप्रोपाइल बेंजीन से हम प्रिपेयर करते हैं फिनॉल। वी प्रिपेयर आइसोप्रोपाइल बेंजीन से हम फिनॉल को प्रिपेयर करते हैं। अब कैसे प्रिपेयर करते हैं? लेट्स हैव द मेथड बाय मींस ऑफ विच वी, क्योंकि मैंने लिखा फ्रॉम आइसोप्रोपाइल बेंजीन, और यहां मैं आपको दिखा रहा हूं कि आइसोप्रोपाइल बेंजीन असल में बेंजीन और प्रोपीन को आपस में कंबाइन करने से बनता है जब हम उसको ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। समझ आ रही बात? अब देख लीजिए, मैं डायरेक्टली यहां से स्टार्ट करता हूं कि आइसोप्रोपाइल बेंजीन से फिनॉल को हम कैसे बना सकते हैं। ये देख लीजिए, ये है आपके पास जनाब आइसोप्रोपाइल बेंजीन विच इज दिस CH3H। ये है आपके पास आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं? हम आइसोप्रोपाइल बेंजीन को लाते हैं और यहां से हम ऑक्सीजन डालते हैं। आपको याद होगा, यूजुअली आजकल जो है बहुत बोलते हैं कि भाई इंडस्ट्री में ऑक्सीजन यूज मत कीजिए। यहाँ पे जो है कोरोना की वजह से पिछली बारी जो है बहुत प्रॉब्लम हुई थी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स कम हुए थे। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट यूज ऑफ द ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन केमिकली हम बहुत सारी रिएक्शंस में यूज करते हैं क्योंकि इसका काफी ज्यादा रिएक्टिविटी होता है और इससे हम कहीं बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। फिनॉल इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल प्रोडक्ट्स दैट्स फाउंड बिकॉज ड्रग डिलीवरी में, ड्रग्स में ये बहुत जगहों पे इसको यूज किया जाता है, मेडिसिन में। ठीक है, तो दैट्स द रीजन कि इसको हम यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट के प्रेजेंस में। अब ये होता क्या है, इस मॉलिक्यूल में सबसे वीकेस्ट बॉन्ड जो है कार्बन कार्बन बॉन्ड तो स्ट्रॉन्गर होता है, ये भी स्ट्रॉन्गर है, ये जो है ये वीकर है, तो ऑक्सीजन यहां से इनकॉर्पोरेट होता है इसमें। और जब ऑक्सीजन इनकॉर्पोरेट होता है तो आपको जो है ऐसे बनेगा CH3 CCH3। ठीक है, और उसके बाद यहां पे बेंजीन है और उसके बाद अगर मैं यहां पे आपको दिखाऊंगा थोड़ा, ऑक्सीजन जो होता है वो डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, इसमें पाई बॉन्ड होता है, लेकिन ये सिंपली इस बॉन्ड में इंसर्ट होता है। यानी इंसर्ट का मतलब है ये एक बॉन्ड कार्बन के साथ बनाएगा, दूसरा हाइड्रोजन के साथ। तो इसको मैं सीधे ऐसे लिखूंगा O देन इट्स O देन इट्स H, क्योंकि कोई भी ऑक्सीजन जो है ये जो है दो बॉन्ड्स बनाता है, यहां से एक बॉन्ड, यहां से एक बॉन्ड, यहां से एक बॉन्ड। तो इस तरह से ये जो पाई बॉन्ड है ये टूटेगा तो यहां पे ऑक्सीजन पे दो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एक इसके पास एक इसके पास, और फिर ये यहां पे इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। और इनकॉर्पोरेट होने के बाद यहां पे जो है एक इंटरमीडिएट बनता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोपरऑक्साइड। दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोपरऑक्साइड। परऑक्साइड इसलिए क्योंकि यहां पे देख लीजिए ये लिंकेज जो है ना, ये लिंकेज, ये इसको नाम देते हैं, तो इसको बोलते हैं परऑक्साइड लिंकेज। अब परऑक्साइड लिंकेज जो होती है, हाइड्रोपरऑक्साइड जो बनता है, तो हम सीधे आइसोप्रोपाइल बेंजीन को लेते हैं, उसको ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, और उसके बाद आपको हाइड्रोपरऑक्साइड बनता है। हाइड्रोपरऑक्साइड को जब हम ट्रीट करते हैं, व्हेन हाइड्रोपरऑक्साइड इज ट्रीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, इसको हम सिर्फ एसिड ट्रीटमेंट देते हैं, तो यहां से जाके जो है प्रोडक्ट बनता है। यानी अगर हम आइसोप्रोपाइल को लेंगे, इसको मैं अब H पॉजिटिव डालूंगा, यानी सिंपल एसिड ट्रीटमेंट दूंगा, तो आपको प्रोडक्ट CH3 देन इट्स फिनाइल रिंग हियर। ठीक है, और आपको जनाब प्रोडक्ट जो है OOH, आपको क्या करना है, आप ये H और ये O निकालिए जनाब। ठीक है, वो यहां पे दीजिए ऐसे, यानी आप वो फिनाइल रिंग को दीजिए, और उसके बाद जो O है इसको डबल बॉन्ड यहां से बनाइए, तो आपको एकदम से प्रोडक्ट्स जो है, अगर मैं O और H इसको दूंगा यानी फिनाइल रिंग को दूंगा, तो आपको प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। एक तो आपको जनाब सिंपली फिनॉल मिलेगा, और दूसरा प्रोडक्ट जो है ऑक्सीजन जो यहां पे है ये डबल बॉन्ड कार्बन के साथ बनेगा, और आपको प्रोडक्ट जनाब CH3 डबल बॉन्ड O मिलेगा। यानी आपको दो प्रोडक्ट्स मिले, एक तो फिनॉल मिला और दूसरा एसीटोन मिला। तो हाइड्रोपरऑक्साइड्स जो होते हैं इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं फिनॉल प्लस एसीटोन व्हेन ट्रीटेड विद एसिड्स। अब ये समझना है कि ये रिएक्शन कैसे होती है। मैंने तो यहां पे दिखा दिया कि आप जनाब यहां से H निकालिए, O निकालिए, उसको यहां पे डाल दीजिए,
तो आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा जिसको हम बोलते हैं फिनॉल प्लस एसीटोन। लेकिन ये रिएक्शन यहां से कैसे प्रोसीड करती है, व्हाट इज एन एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, हाउ इट ऑपरेट्स टू गिव द प्रोडक्ट, एंड व्हाई OH only combines with this phenyl ring. Phenyl ring से ही क्यों OH combine होता है? That's an important question to answer, and by means of that we will have the clearance of the concept as well. तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि ये मॉलिक्यूल इसमें कैसे कन्वर्ट होता है, हाउ दिस रिएक्शन हैपेंस, दैट हाउ द हाइड्रोपेरोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ H+ gets converted into phenol and acetone. Let's try to understand that, because if you understand that, तो उसके बाद अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा, you will be able to do that. See how this happens. हमारे पास जो है, this is hydroperoxide. We say we have CH3, then there is a phenyl ring here. It's O, O and H. In presence of H+, we will carry the reaction. अब होता यह है कि H+ जो है ना, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स होते हैं, जिन मॉलिक्यूल्स में पाई बॉन्ड्स नहीं होते, जिनमें पाई बॉन्ड्स होते हैं उनमें एडिशन का काम करते हैं, लेकिन जिनमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं उनमें ये डिहाइड्रेशन करते हैं। तो ये सीधे जो है इस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा, इस वाले ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, और उसके बाद आपको CH3, CCH3, देन इट्स फिनाइल रिंग, उसके बाद O, और उसके बाद O, H और H आपको मिलेगा, यहां पे आपको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। तो आपको पता है कि मैंने ऑलरेडी आपसे ये चीज शेयर की कि जब भी आप OH पे पॉजिटिव चार्ज लाएंगे तो फ्रॉम ए बैड लीविंग ग्रुप इट विल बिकम ए बेटर लीविंग। ये वही जनाब जो आप बिल्कुल वैसे ही आपको देखनी है चीजें, जो आपके बेसिक और फंडामेंटल को मैं बार बार उस चीज को क्यों दोहराता हूं, ताकि आपके जो पहले वाले टॉपिक्स है अगर वो ज्यादा अच्छे हो जाएंगे तो आपके लिए जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इट विल बिकम सिंपलर। तो यहां से जो है वाटर जो है रिलीज करेगा, यानी यहां से H+ निकलेगा और आपको जनाब -H2 यहां पे आएगा, और आपको ये जो है CH3, CCH3, देन देयर इज हियर इट्स फिनाइल रिंग, और यहां पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। ये है, इसको बोलते हैं ऑक्सोकैटायन, यानी दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सोकैटायन, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सोकैटायन, जो यहां पे बनता है दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सोकैटायन। अब आपको ऑलरेडी आपने पढ़ा है कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज उतना स्टेबल नहीं होता है, तो यहां से शिफ्ट होता है पॉजिटिव चार्ज का, यानी माइग्रेशन होती है पॉजिटिव चार्ज का। अब मसला यहां पे देखिए, यहां ग्रुप की माइग्रेशन हो जाएगी, यानी किसी न किसी ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप को यहां से यहां माइग्रेट करना है ऑक्सीजन की तरफ। अब कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा? देखा गया है कि ऑक्सोकैटायन में सबसे ज्यादा माइग्रेशन अप्रोच जो होता है वो फिनाइल रिंग्स का होता है। फिनाइल रिंग्स आर एक्चुअली माइग्रेटिंग फ्रॉम वन कार्बन एटम टू अनदर ऑक्सीजन। समझ आ रही बात? यहां से हाइड्राइड शिफ्ट या अगर आप देखोगे मैथेनाइट शिफ्ट्स, वो उतने ज्यादा फेवरेबल नहीं होते। ऑक्सोकैटायन पे यानी ऑक्सीजन पे जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो उस टाइम पे फिनाइल ग्रुप का जो माइग्रेशन होता है दैट्स ऑलवेज फेवर्ड, यानी फिनाइड शिफ्ट ऑकर्स। तो फिनाइड शिफ्ट का मतलब है ये जो है ये यहां पे जाएगा, यानी नेगेटिव, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके यहां पे जाएगा। ये धीरे धीरे चलता है, जैसे कि आप जब हम पैरों के वाया चलते हैं तो उसी के हिसाब से धीरे धीरे फाइनली ये ऑक्सीजन की तरफ जाता है, बिकॉज वहां पे पॉजिटिव चार्ज होता है, पहले बॉन्ड पोलराइज होता है तो फिर ऑटोमेटिकली ये इसकी तरफ चला जाता है। और उसके बाद आपको नेक्स्ट जो है वो आपको ऐसे मिलेगा CH3, CCH3 पॉजिटिव, और यहां पे O के साथ फिनाइल ग्रुप ऐसे जुड़ेगा। अब O फिनाइल रिंग जो है ना ये स्टेबल हाइट हो गई। अब बोलेंगे सर कैसे? देखिए O फिनाइल रिंग में अब रेजोनेंस हो गया तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो गया, ये बॉन्ड यहां से वीकर हो रहा है, और जो ही यहां पे पॉजिटिव चार्ज आता है कार्बन पे तो इसको इमीडिएटली ये वाटर मॉलिक्यूल फिर से अटैक करता है,
इसको यहां पे अटैक होता है। और उसके बाद अटैक होने के बाद आपको जो नेक्स्ट है, आपको CH3 CCH3, उसके बाद OH H और यहां से O फिनाइल रिंग जो है आपको यहां पे दिखेगी और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज ऐसे रहेगा, क्योंकि वाटर के ऑक्सीजन ने अटैक किया तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। समझ आ रही बात? अब अगर हम यहां पे देखेंगे इसके बाद क्या पॉसिबिलिटी है, इसके बाद क्या हो सकता है। देखिए इसके बाद क्या होता है, इसके बाद यहां से H पॉजिटिव रिलीज हो गया, फिर से इसके बाद H पॉजिटिव रिलीज हो गया। H पॉजिटिव रिलीज होने के बाद जो ये है, ये ऑक्सीजन जो है न्यूट्रलाइज हो जाएगा और आपको यहां पे, यानी जो मैं आपको बोल रहा हूं कि एसिड्स एक्ट एज कैटलिस्ट, तो यहां पे आपको जनाब प्रोडक्ट जो है वो OH आएगा, ठीक है, और उसके बाद O यहां फिनाइल रिंग होती है ऐसे। समझ आ रही बात? अब अगर हम देखेंगे यहां पे, देख लीजिए यहां पे क्या होता है। अब ये बॉन्ड जो है ना, ये बॉन्ड, ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, क्योंकि ये इसको यहां से बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है और उसकी वजह से ये बॉन्ड पोलराइज होता है और उसकी वजह से ये लीव करता है बॉन्ड, क्योंकि ये बॉन्ड इसको ड्रिफ्ट होगा उसकी तरफ, और ड्रिफ्ट होने की वजह से ये बॉन्ड जो है वो टूट जाता है और टूटने की वजह से यहां पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से क्या होगा, जब यहां पे O फिनाइल रिंग जो है, यानी O फिनाइल ग्रुप जो है, ये निकलेगा, उसके बाद आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CCH3 और उसके बाद OH यहां पे आएगा और यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ऐसे, प्लस आपको O फिनाइल रिंग पे यहां पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। और जो ही यहां पे पॉजिटिव चार्ज आता है और यहां पे आपको पता है ये कंजुगेट करेगा, कंजुगेट करने की वजह से पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज इसकी तरफ जाएगा, इस ऑक्सीजन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच होता है, और उसके बाद आपको प्रोडक्ट जो है वो ऐसे मिलेगा CH3 CCH3 देन इट्स डबल बॉन्ड O प्लस आपको HO और फिनाइल रिंग ऐसे मिलेगी। दिस इज द मैकेनिज्म दैट हाउ इट ऑपरेट्स। समझ आ रही बात? तो ये पहले फिनाइल O फिनाइल रिंग निकलता है, क्योंकि ये बॉन्ड जो है ना, ये इसकी वजह से जब कंजुगेशन होती है तो उसकी वजह से ये इसका ड्रिफ्ट ऐसे रहता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से कंजुगेशन होती है, कंजुगेशन होने की वजह से नेगेटिव चार्ज इस H पॉजिटिव को लेता है और फाइनली आपको प्रोडक्ट मिलता। अब लेकिन मसला यहां पे ये है कि हमने बड़ा एक मैकेनिज्म यहां पे किया। अब मैकेनिज्म का क्या फायदा है, हमने क्या मान इससे कौन सी चीज ऐसी सीखी, देख लीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको डायरेक्टली कहीं पे प्रोडक्ट निकालना होगा तो आप कैसे निकालिए। देख लीजिए, इस पूरे मैकेनिज्म को थोड़ा दिमाग में रखना है और उसके बाद इसको सॉर्ट आउट करके ऐसे देखना है। देख लीजिए, हमारे पास ऐसे होता है जैसे कि हमारे पास ये फिनाइल रिंग है, उसके बाद O है, उसके बाद O है, उसके बाद H है और इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव हम रिएक्शन करते हैं। मुझे बताओ क्या होता है इस मैकेनिज्म में। पहले ये होता है, फिर ये निकलता है, फिर ये इसकी तरफ जाता है, इसकी तरफ जाने के बाद इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आने के बाद OH अटैक करता है ना। फाइनली अगर हम देखोगे ये इसके साथ, ये तो पहले ही आता है इसके पास, ये तो पहले ही इसके पास जाता है, उसके बाद लास्ट में ये H पॉजिटिव ऐसे लेता है। लास्ट में H पॉजिटिव लेने के बाद यहां से दो चीजें आती है, एक तो पहले ऑक्सीजन इसकी तरफ जाता है जब ये माइग्रेशन होती है, उसके बाद लास्ट में इसको H पॉजिटिव मिलता है जो मैंने वहां पे दिखाया। तो इसका मतलब यह है कि इसको यहां पे OH आएगा और ये ऑक्सीजन जो है ये डबल बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाएगा। तो हमेशा जब आपके पास हाइड्रोपेरोक्साइड्स होते हैं, हाइड्रोपेरोक्साइड जो है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड ऐसे ब्रेकिंग हो जाएगी कि ये वाला ऑक्सीजन, अगर ए ऑक्सीजन है, बी ऑक्सीजन है, यानी जो फिनाइल रिंग के नजदीक ऑक्सीजन है एक तो वो, और दूसरा जो यहां से हाइड्रोजन होता है वो मिलके उस फिनाइल रिंग पे अटैक करते हैं। मैंने आपको बोला कि फिनाइल रिंग जो माइग्रेट यहां से करती हैं उसी पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, उसी पे अटैक होता है। तो फिनाइल रिंग पे यहां पे अटैक होता है और उसके बाद यहां पे OH आता है और उसके बाद O जो है यहां ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है। आपको दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वन इज कॉल्ड एज एसीटोन, अनदर इज कॉल्ड एज फिनॉल। और यहां वही वाली रिंग जो जैसे अगर मान लीजिए यहां पे फिनाइल रिंग है, फिनाइल रिंग ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाती है इन ऑक्सोकैटाइन्स। देयर इज ऑलवेज माइग्रेशन ऑफ फिनाइल rather than the migration of methanide or hydride.
ऑक्सोकैटाइंस में, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ जब फिनाइल रिंग यहां माइग्रेट करेगी तो उससे कंजुगेशन इंक्रीज हो जाएगी, और अगर कंजुगेशन होती है तो दैट बिकम्स द बेसिक काज एंड द फंडामेंटल काज फॉर द शिफ्ट ऑफ द फिनाइल रिंग फ्रॉम वन कार्बन टू अनदर कार्बन। इज इट क्लियर? बात समझ में आई? अब अगर मैं इस कंसेप्ट को थोड़ा और आपके लिए डिफाइन करता हूं, ताकि आप जो चीजें आप सोचोगे उनको आप कैसे करोगे, लेट्स ट्राई टू हैव दैट। ठीक है, आप बोर्ड्स के लिए वही वाला शॉर्टकट यूज कीजिए, लेकिन एंट्रेंस पर्सपेक्टिव के हिसाब से अगर आपको इंशाल्लाह कल जब आप एंट्रेंस में जाएंगे तो वहां पे थोड़ा आपको किसी रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है उसको थोड़ा देखना पड़ता है, क्योंकि उससे चीजें जो है वो क्लियर हो जाए। अब ये देख लीजिए, मान लीजिए मेरे पास ये है हाइड्रोपेरोक्साइड, मैंने एक हाइड्रोपेरोक्साइड ऐसे बनाया, तो यहां पे एक फिनाइल रिंग है, ठीक है, इस पे OH है, दूसरा फिनाइल रिंग ऐसे है, और तीसरा यहां पे CH3 है। तो मैं अब आपको बोल रहा हूं कि जनाब अगर मैं इसको ट्रीट करूंगा H पॉजिटिव के साथ तो क्या प्रोडक्ट आएगा? समझ आ रही बात? व्हाट कैन बी द प्रोडक्ट? देखो आप क्या करो, देखो ये जो ऑक्सोकैटायन है ना ऑक्सीजन के साथ, यानी इस वाले ऑक्सीजन को आप आइडेंटिफाई करोगे, दिस इज ऑक्सीजन A, दिस इज ऑक्सीजन B, यहां से आप लाओगे OH, ये वाला OH आपको लाना है। अब किसको देना है? क्या ये इस वाले को जाएगा या इस वाले को जाएगा? हमेशा याद रखिए उस वाले फिनाइल रिंग पे OH जो कि हाइड्रोपेरोक्साइड में होता है उस पे अटैक होता है, जिसके पास अगर ऐसा ग्रुप है जिसके पास लोन पेयर है, यानी अगर कोई ग्रुप प्लस M इफेक्ट दिखाता है, यानी अपने लोन पेयर को बेंजीन के साथ वो कंजुगेट कर सकता है, बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वो बढ़ाएगा, तो वो वाला ग्रुप जो है वो माइग्रेट करेगा, और ये वाला ग्रुप जो है ये माइग्रेट इसके साथ करता है टू फॉर्म द प्रोडक्ट। इज इट क्लियर? तो यहां से देख लीजिए, ये जो है इसके साथ प्रोडक्ट बनाएगा, और आपको जो है आपको प्रोडक्ट ये CH3, ठीक है, आपको डबल बॉन्ड O मिलेगा क्योंकि ये O इसके साथ बॉन्ड बनेगा, प्लस आपको जो है प्रोडक्ट यहां पे ऐसे मिलेगा, डबल बॉन्ड यहां से OH और यहां से भी OH जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है, और यहां से वो वाली ग्रुप माइग्रेट करेगी, वो वाली ग्रुप ऑक्सीजन की तरफ जाएगी जिसके पास एक ऐसा ग्रुप है जो लोन पेयर को कंजुगेट करता है, जिसका प्लस M इफेक्ट होता है, वही OH के साथ जुड़ जाएगा। और जरूरी नहीं है कि अगर हम डिफरेंट एग्जांपल्स लेंगे तो उसमें हमेशा क्या फिनॉल बनेगा, ये हाइड्रोपेरोक्साइड के नेचर पे डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोडक्ट हम ऑब्टेन कर सकते हैं। इज इट क्लियर? सो दिस इज व्हाट हैपेंस in the rearrangement of what's called as hydroperoxide. Is it clear? Now the next session जो हम अब एक तो साथ ही साथ प्रॉपर्टीज चलेंगी, और उसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ जो है प्रैक्टिस सेशन अल्काइल और अराइल हैलाइड्स में उनको डिस्कस करेंगे। दैट विल बी ओनली प्रैक्टिस बेस्ड सेशन जिसको हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो द कंप्लीट वीडियो जो होगा दैट विल बी ओनली प्रैक्टिस सेशन। पहले मैं जो है आपको ये क्वेश्चन जो है वो अपलोड करूँगा, और उसके बाद जो है उस पर डिस्कशन होगा, ठीक है। तो दैट विल बी द कंप्लीट सेशन फॉर द प्रैक्टिस। सो वी विल हैव, साथ ही साथ हम तो एक प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स फिनॉल्स भी पढ़ेंगे, और उसके बाद प्रैक्टिस सेशन जो है वो भी करेंगे कल या परसों, ठीक है। पहले मुझे लगता है कि परसों मैं पहले अपलोड करूंगा, उसके बाद इमीडिएटली वी विल हैव द नेक्स्ट सेशन फॉर द प्रैक्टिस। थैंक यू वेरी मच।